फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग जानेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के बारे में। तो क्या होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन? अगर हम लोग स्टार्टिंग से बात करें ग्लाइकोलाइसिस से, जिसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उनका कन्वर्जन होता है दो मॉलिक्यूल पायरुवेट में, और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में हमें दो NADH और साथ ही साथ दो ATP मिलते हैं। ठीक, फिर ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं इनका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में, जिससे ये कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए में। तो एक पायरुवेट से एक बनेगा, क्योंकि यहाँ दो पायरुवेट है, दो ही एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। और इस प्रोसेस में हमें मिलते हैं दो CO2 और दो ही NADH। ठीक, फिर उसके बाद ये एसिटिल कोएंजाइम में इंटर कर जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। क्योंकि दो एसिटिल कोएंजाइम है तो इसी तरीके से यहाँ पे दो ही सिट्रिक एसिड साइकिल कंप्लीट होती है, दो सिट्रिक एसिड साइकिल होती है। ठीक, अगर हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल, एक सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करें तो एक सिट्रिक एसिड साइकिल में टोटल 4 ऑक्सीडेशन स्टेप होते हैं। ठीक है, ठीक, टोटल 4 ऑक्सीडेशन स्टेप होते हैं, जिनमें से 3 जो ऑक्सीडेशन स्टेप होते हैं, 3 ऑक्सीडेशन स्टेप्स में NADH का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो अगर हम लोग एक सिंगल सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल या फिर TCA साइकिल की बात करें तो उसमें टोटल 4 ऑक्सीडेशन स्टेप होते हैं, जिनमें से 3 ऑक्सीडेशन स्टेप में NADH का फॉर्मेशन होता है, और एक जो ऑक्सीडेशन स्टेप होता है, एक जो ऑक्सीडेशन स्टेप्स होता है वो बनाता है FADH2, वो बना देता है FADH2। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं दो क्रेब्स साइकिल की, क्योंकि यहाँ पे दो एसिटिल कोएंजाइम में मॉलिक्यूल बन रहा है और दो एसिटिल कोएंजाइम में दो सिट्रिक एसिड साइकिल कंप्लीट करता है। तो एक में होते हैं टोटल 4 ऑक्सीडेशन स्टेप, जिनमें से तीन ऑक्सीडेशन स्टेप में 3 NADH मॉलिक्यूल बन रहे हैं। यहाँ पे दो सिट्रिक एसिड साइकिल हो रही है, तो यहाँ पे 3 का जस्ट डबल 6 NADH का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो इस प्रोसेस में टोटल 6 NADH बनेंगे, और एक से FADH2 बनता है। यहाँ पे दो सिट्रिक एसिड साइकिल हो रही, तो यहाँ पे दो FADH2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक, साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो दो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होते हैं, सॉरी, दो डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल में, जिसके बाद क्या होता है हमें दो CO2 मिलती हैं। अगर एक सिंगल सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करें तो उसमें दो डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे दो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कितनी मिलती है, 4 CO2 मिलती है। ठीक, और जब हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल देखते हैं तो वहाँ पे जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए का ब्रेकडाउन सक्सिनेट में होता है, तो जब कोएंजाइम ए के बीच का थायोस्टर बॉन्ड ब्रेकडाउन होता है तो उस दौरान क्या होता है, GTP का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है और GTP बनता है। ये GTP क्या करता है, फर्दर ATP फॉर्मेशन करता है। तो अगर एक सिट्रिक एसिड साइकिल की बात की जाए तो एक ही ATP बनेगा, ATP या फिर GTP। तो यहाँ पे टोटल दो एसिटिल कोएंजाइम में मॉलिक्यूल्स हैं, तो दो ही सिट्रिक एसिड साइकिल होगी, तो टोटल अगर हम लोग ATP या GTP की बात करेंगे तो दो ATP का या GTP का फॉर्मेशन होगा। यहाँ हम लोग ATP लेके चलेंगे, क्योंकि GTP से ही क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, टोटल हमें दो ATP मिलते हैं। ठीक, तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो हमें टोटल ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब्स साइकिल के बीच में, ग्लाइकोलाइसिस से अगर क्रेब्स साइकिल तक का मेजरमेंट करें तो हमें टोटल 10 NADH का फॉर्मेशन होता है, दो NADH यहाँ से, दो यहाँ से और 6 यहाँ से।
तो ग्लाइकोलाइसिस से लेके क्रेब्स साइकिल के बीच में टोटल 10 NADH बनते हैं, जिनमें से 2 ग्लाइकोलाइसिस से, 2 पायरुवेट ऑक्सीडेशन से और 2 मिलते हैं 6 जो है मिलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल से। तो टोटल 10 NADH का फॉर्मेशन होता है और 2 ही FADH2 बनते हैं। ठीक। और अगर CO2 की बात करें तो CO2 टोटल 6 मॉलिक्यूल CO2 बनते हैं। ATP की बात करें तो ATP के केस में 2 ATP यहाँ बन रहे हैं और 2 ATP यहाँ, टोटल 4 ATP बन जाते हैं। ठीक। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में क्या होता है कि ये जो NADH मॉलिक्यूल्स हैं, NADH और FADH2, ये मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्रोसेस में इंटर करते हैं, जहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन होता है और इनके ऑक्सीडेशन से क्या होता है, ADP का फास्फोराइलेशन प्रोसीड होता है। ADP जब फास्फोराइलेट होता है तो वो क्या बनाता है, ATP। तो ये NADH जो है और यहाँ से जो NADH मॉलिक्यूल है, ये NADH और यहाँ से NADH और FADH2, ये सभी इंटर कर जाते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में। ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की, कि आखिर इस प्रोसेस में क्या होता है, किस तरीके से इनका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक। हाँ, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन अगर हम लोग यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में ये प्रोसेस होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक। वहीं जब प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में ये प्रोसेस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक। अब किस तरीके से प्रोसेस होता है इसको देखेंगे हम लोग। ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। ठीक। और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को तो ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, यहाँ से ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। ठीक। और ये जो स्पेस है इसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक। और ये हो गया मैट्रिक्स। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में टोटल 5 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं NADH कोएंजाइम Q ऑक्सीडोरिडक्टेज। और उसके बाद होता है कॉम्प्लेक्स सेकेंड, जिसे बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज या फिर सक्सिनेट कोएंजाइम Q ऑक्सीडोरिडक्टेज। फिर यहाँ पे आएगा क्यूनॉन, यहाँ पे आएगा यूबिक्विनोन या कोएंजाइम Q। ठीक। यूबिक्विनोन भी कह सकते हैं, इसे हम लोग कोएंजाइम Q भी कह सकते हैं। और फिर आता है कॉम्प्लेक्स थर्ड, फिर आएंगे कॉम्प्लेक्स थर्ड को बोलते हैं कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C ऑक्सीडोरिडक्टेज या साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ठीक। फिर आता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ को कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। फिर बात आती है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ की, जो होता है ATP सिंथेज। तो जो ATP सिंथेज होता है उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स फिफ्थ भी बोलते हैं। इसके अलावा इसे हम लोग ATP सिंथेज भी कहते हैं। ठीक। ATP सिंथेज। तो क्या होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में जो NADH और FADH2 मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं,
यहाँ पे जो स्पेशली NADH मॉलिक्यूल जो क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू बना है, वो NADH मॉलिक्यूल जाके इस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से बाइंड कर जाता है, NADH प्लस H+। इस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक, और बन जाता है NAD+, ठीक। और इस ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाते हैं कोएंजाइम Q में, स्पेशली 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं कोएंजाइम Q में। फिर बात आती है FADH2 की। FADH2 जो कॉम्प्लेक्स सेकेंड से जाके बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद इसका ऑक्सीडेशन होता है FAD+ में। ऑक्सीडेशन से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं कोएंजाइम Q या फिर यूबिक्विनोन में। फिर उसके बाद यूबिक्विनोन से जो इलेक्ट्रॉन है वो जाते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड में। कॉम्प्लेक्स थर्ड के स्पेशली कॉम्प्लेक्स थर्ड के ऊपर बाइंड रहता है साइटोक्रोम C। तो ये स्पेशली जो इलेक्ट्रॉन है जाते हैं साइटोक्रोम C में। फिर ये साइटोक्रोम मूव करके कॉम्प्लेक्स फोर्थ में आता है। कॉम्प्लेक्स फोर्थ में आने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के थ्रू कॉम्प्लेक्स फोर्थ में ये आके बाइंड करेगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ में, कई सारे प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं उनके थ्रू मूव करता हुआ फाइनली ये इलेक्ट्रॉन आते हैं O2 तक। और O2 जब इन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो इसका रिडक्शन हो जाता है और बन जाता है H2O, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। तो इस प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होता है तो कई मतलब जो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होता है तो फ्री एनर्जी रिलीज होती है और ये फ्री एनर्जी क्या करती है, मैट्रिक्स में जो H+ मॉलिक्यूल्स हैं, जो प्रोटॉन्स हैं, उन प्रोटॉन्स का क्या करती है, मूवमेंट कराती है। मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में मूवमेंट हो जाता है। तो वो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी जनरेट होती है उस एनर्जी की वजह से ये जो प्रोटॉन्स हैं ये मूव करके मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के थ्रू जो प्रोटॉन्स मूव होते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के थ्रू जो है 4 प्रोटॉन्स का ट्रांसफर होता है मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। वहीं कॉम्प्लेक्स थर्ड के थ्रू भी जो है 4 प्रोटॉन्स का ट्रांसफर होता है और कॉम्प्लेक्स फोर्थ जो है वो 2 प्रोटॉन्स का ट्रांसफर करता है। कॉम्प्लेक्स फोर्थ के थ्रू केवल 2 प्रोटॉन्स का ट्रांसफर होता है, ठीक। अब जब मैट्रिक्स से H+ जाने लगते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस साइन बढ़ने लगता है, निगेटिव साइन बढ़ने लगता है। जब निगेटिव साइन बढ़ने लगता है इसी वजह से मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं N साइड। N मतलब निगेटिव साइड। और जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में H+ पहुंचने लगते हैं तो वहाँ पे प्लस साइन इंक्रीज होता है, पॉजिटिव साइन बढ़ता है, इसीलिए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस को हम लोग बोलते हैं P साइड, ठीक। फिर जब ये H+ आने लगते हैं तो इन H+ की वजह से क्या होता है, एक तो pH ग्रेडियंट जनरेट होता है। pH इस वजह से क्योंकि जब H+ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ते हैं तो pH क्या होती है, कम होने लगती है। तो जिसकी वजह से pH ग्रेडियंट जनरेट होता है। यहाँ की pH क्या होगी, कम होने लगेगी। और यहाँ पे जो H+ मॉलिक्यूल है कम होते हैं तो यहाँ की pH क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ के ज़्यादा होते हैं तो यहाँ की pH कम हो जाती है। तो इन दोनों के बीच में एक मैट्रिक्स और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के बीच में pH ग्रेडियंट जनरेट होता है। दूसरा प्लस माइनस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जनरेट होता है। कॉमनली इसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक। ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट करता है और इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से क्या होता है कि ये जो H+ जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में गए हैं ये फिर से वापस आ जाते हैं ATP सिंथेज के थ्रू। स्पेशली ATP सिंथेज का जो F0 पार्टिकल्स होता है उसके F0 कंपोनेंट्स के थ्रू ये मूव करके फिर से मैट्रिक्स में आते हैं। और जब ये मैट्रिक्स में आते हैं तो इनके यहाँ आने की वजह से जो ADP है, ADP क्या होता है, फास्फोराइलेट हो जाता है और फिर ATP का सिंथेसिस हो जाता है। तो इस तरीके से पूरा ओवरऑल ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी की बात करी जाए कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी जो होती है वो होती है ऑक्सीजन की, ठीक।
अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की एफिनिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की सबसे कम होती है, उसके बाद सेकंड की होती है, उसके बाद थर्ड की, फिर फोर्थ की, और सबसे हाईएस्ट एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे मैक्सिमम एफिनिटी को शो करता है, जिसकी वजह से O2 क्या करता है, रिड्यूस होकर H2O फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा लो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से हाई इलेक्ट्रोकेमिकल में होगा। ठीक, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। एक बार फिर से देख लीजिए आप कि जो NADH है, ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल और पायरुवेट ऑक्सीडेशन के थ्रू जो जनरेट हुए हैं वो जाके कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद उनका ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करके यूवी क्यूनॉन जिसे कोएंजाइम Q कहते हैं वहाँ आते हैं। ठीक, और FADH2 कॉम्प्लेक्स सेकेंड से बाइंड करता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कोएंजाइम Q में। फिर उसके बाद कोएंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड में, और वहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोस्थेटिक ग्रुप से मूव करते हुए ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम C में। फिर ये साइटोक्रोम C मूव करके कॉम्प्लेक्स फोर्थ से बाइंड करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और फाइनली इलेक्ट्रॉन जाता है O2 तक, जिसकी वजह से O2 रिड्यूस होकर H2O का फॉर्मेशन करता है। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से हाई अमाउंट में फ्री एनर्जी जनरेट होती है। इस एनर्जी की वजह से मैट्रिक्स में जो प्रोटॉन्स हैं वो मूव करके चले जाते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। जब प्रोटॉन्स मूव करते हैं तो मैट्रिक्स में नेगेटिव साइन आता है, जिसकी वजह से इसे एन साइड कहते हैं, और H+ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ प्लस साइन ज़्यादा बढ़ने लगता है, पॉजिटिव साइन बढ़ता है, इसीलिए से बोलते हैं पी साइड। ठीक, तो जब ये मूवमेंट होता है प्रोटॉन्स का तो उससे क्या होता है, एक तो pH ग्रेडियंट जनरेट होता है, दूसरा एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जनरेट होता है। कॉमनली इसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से ये जो H+ जो प्रोटॉन्स पंप हुए हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ये फिर से वापस आते हैं मैट्रिक्स में। पर ये जब वापस आते हैं तो ये ATP सिंथेज के F0 कंपोनेंट्स के थ्रू आते हैं, और जब ये इसके थ्रू आते हैं तो फिर इससे क्या होता है, ATP का सिंथेसिस हो जाता है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो लो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से हाई इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स तक होगा। तो इस तरीके से पूरा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का एक ओवरव्यू है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे जो कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में, उनके बारे में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।